जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 3 में अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम पढ़ा चुके हैं। चलिए अभी हम लोग अपवाह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो को देखना है, जिससे एक भी सवाल ना छूटे। चलिए, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि भिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका अनिकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र, महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि आप ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंचे भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। भारत में अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। इसे नोट देख लीजिएगा। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी होती है। इस बात को भी कॉपी में नोट करना है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी होती हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदी ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। इसे देखिएगा ध्यान से। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती। जैसे हिमालय से नदी गिरती है ना, बर्फ जो पिघलता है, वही नदी दूर का रास्ता सफर तय करती है। ये अपनी मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया, देखिए ये गॉर्ज बना रही है। चलिए इधर चलते हैं। इसे कॉपी में नोट करना है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। इसे कॉपी पर जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ये देखिए गॉर्ज बना रही है, कैसे नदियां पहाड़ों से निकल के लंबे रास्ते को ये नदियां तय करेंगी।
पहले इसे देख लेते हैं। देखिए ये नदी के जल स्रोत है। ये ऊपरी भाग है, उसके बाद बीच वाला ये मध्य भाग है, उसके बाद ये विसर्प यानी सांप के जैसे ऐसे ऐसे बन रहा है। रुकिए दूसरे पेन से दिखाते हैं। देखिए ये जो सांप के जैसे इधर उधर सा बन रहा है, ये विसर्प का निर्माण कर रहा है। ये एक गोखुर जलाशय है जो कि ऐसे मुड़ा हुआ है, भी जैसा लग रहा है। ये चिल्का झील है। उसके बाद देखिए ये यहाँ डेल्टा का निर्माण कर रही है। नदी कैसे चौड़ी हो गई है और इधर डेल्टा का निर्माण हो रहा है। चलिए, तथा अपने साथ भारी मात्रा में नदियाँ अपने साथ क्या क्या देखिए नदी अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृति का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। कैसी होती है? अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है? मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। मतलब अधिकतर नदियाँ जो होती है, यदि वर्षा नहीं आएगी तो एकदम पूरी तरह से वह सूख जाएगा, इसीलिए वह ऐसी वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा आएगा तो नदी भी पानी आ जाएगा नदी में। शुष्क मौसम में बड़ी नदी का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदी के तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। देखिए इसे भी नोट कीजिएगा। हिमालय नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। इसे भी नोट कीजिएगा, पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हिमालय से निकलने वाली? पहली गंगा है, पहली सिंधु है, दूसरा गंगा है और तीसरा ब्रह्मपुत्र है। ये सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। मतलब इसमें कई नदियाँ आकर मिल जाती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। नदी तंत्र किसे कहते हैं? जब कई नदियाँ आकर एक नदी में मिलती है, उसे आगे चलने में सहायता करते हैं, उसे सहायक नदी को ही नदी तंत्र कहते हैं। इसे याद रखिएगा। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। खासकर यदि 9th क्लास के बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी एग्ज़ाम वालों को तो केवल ये बुक पढ़ना है और वो लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि 6 से लेकर 12 तक के जो भी हम बुक का रिवीजन करवाए वो उन्हें मिले, टाइम पर मिलते रहे। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में
लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नबूरा, श्योक तथा हुंजाई इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज नदी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में कौन सा जगह है? मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा होता है। इसे भी नोट करने की बात है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा की 2525 किलोमीटर। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही तो क्वेश्चन बन जाते हैं और हम लोग इसको नोटिस ही नहीं करते। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रकरण के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी का जल जो है हम भारत में केवल 20% ही उपयोग करते हैं, बाकी 80% पाकिस्तान उपयोग करता है। चलिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसे कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धाराएं गंगोत्री, भागीरथी, गंगोत्री हिमालय से निकलती हैं तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसे कॉपी पर भी नोट कीजिएगा। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम इसका 1 लाइनर जो भी इसका नोट्स आता है हम आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे यूट्यूब पे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इसमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन है? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा नदी के दाएं किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल। ये नदियों को थोड़ा रख के बताते हैं, पहले नीचे वाला देख लेते हैं। निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आता है, जिससे बड़े मैदानों पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। ये नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ कर कृषि योग्य भूमि बनाती हैं।
जैसे आरा क्षेत्र में हर बार बाढ़ आता है और पिछले साल 2025 में तो जमुनिया एक गांव पड़ता है आरा जिला में, वो ही विलुप्त हो गया है। सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इसकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा से में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदी के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम के फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी को दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी सहायक एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए ये नदी है देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम। देखिए ये तीनों ओर से, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तीनों नदियाँ एक दूसरे में मिल रही है। कौन कौन है? देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी देख लिया जाए। नमामि गंगे परियोजना एक प्राकृतिक संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। चलिए जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन मतलब मिलने से पहले ये मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है इसको याद करना है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। मतलब सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी पेड़ है जो मिट्टी को जकड़े रहती है, मिट्टी को बहने नहीं देती है। हर जगह आप देखेंगे कि जमीन के नीचे कोई भी पौधा का जड़ होता है, लेकिन सुंदरवन में जड़ ऊपर होती है और मिट्टी को पूरी तरह से पकड़े रहती है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी जाने जाते हैं, पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर से अधिक, बट कहीं कहीं ये 25 किलोमीटर भी दिया रहता है। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में
गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल से गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए इस नदियों में अनेक बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंध एवं सतलुज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के भी अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए इसे नोट कहाँ से करना है, यहाँ से। यह हिमाचल प्रदेश के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के भी अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इतना ही नोट करना है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा, ये क्वेश्चन में आएगा कि अंग्रेजी के यू अक्षर वाला मोड़ बनाकर भारत के कहाँ से निकल गॉर्ज बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में, उसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, कैनूला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ों को खासकर कॉपी पर नोट किया करें। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े एवं नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा देखिए इसको भी बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह नदी बार बार अपनी में मार्ग परिवर्तन करती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में होकर बहती है, तो उसी को मार्ग परिवर्तन बोलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं।
पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ से बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी, इसे नोट करना है। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, बाकी जो नदी होती है इससे छोटी होती है। नर्मदा और तापी को दिखाएंगे, पहले इसको देख लीजिए। नर्मदा और तापी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में कटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गोर्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी त्रिउर ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात होता है। देखिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा। नर्मदा नदी जहाँ पर तीव्र गति से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रताप का निर्माण होता है। चलिए, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य रूप से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा नमामि गंगे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन आएगा, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कहाँ पर सरकार ने नमामि गंगे की शुरुआत की? तो ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, जिसको एमपी के नाम से भी जाना जाता है। नमामि गंगे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए। चलिए, अंडरलाइन वाले क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। 9th वाले तो भूलकर भी क्लास नहीं छोड़ेंगे और आप लोगों को कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप किताब को बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर हमें पूरा 6 क्लास से लेकर 9th क्लास हो, 6 का हो, 7 का हो या 8 का हो, 9th हो, 10th हो, 11 हो, 12 हो, वहाँ तक के एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों का फुल क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं टोटल हम आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन पहले आप लोग सपोर्ट कीजिए। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदी की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम बंगाल की ओर बहने वाली मुख्य नदी संकीर्ण है। देखिए इसको, अरब सागर तथा पश्चिम बंगाल के बीच का तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की
लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसे देखिए, यहाँ से नोट कीजिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं। गोदावरी और द्रोणी। गोदावरी, द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग कॉपी पर नोट कीजिएगा। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन? पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इसमें अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। कौन कौन? पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इसमें 3 सब सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी, द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। चलिए, आप लोग इसे चाहे तो 2 पार्ट में भी कर देख लीजिएगा, क्योंकि हमें और भी मतलब खुद ही पढ़ना होता है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी अपना पढ़ सकें। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बाहर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए, कृष्णा द्रोणी की सहायक नदियां कौन सी है? महाराष्ट्र के पश्चिम तट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत में मिलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी कौन कौन सी है? तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मुंशी है, भीमा है। ये सब इनकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कहाँ कहाँ से ये निकल के बहती हैं वही बता रहा है। कावेरी नदी, कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी तट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु एवं कुड्डलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। चलिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें उसे भी देख कर चलते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी है।
इसे जरूर से जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कहाँ है? कावेरी नदी में। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रताप द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ग क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? इसके बारे में जानेंगे। चलिए, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो कि पूर्व की ओर बहती हैं। कौन कौन सी हैं? दामोदर है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एटलस की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग जल से ढका है। इसके लिए 97% जल लवणीय है, मतलब पीने योग्य नहीं है। केवल 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। स्वच्छ जल वो होता है जिसे हम लोग पीने में प्रयोग करते हैं, मतलब अच्छा जल माना जा सकता है। इसके 1/3 भाग हिमानी के रूप में है, मतलब बर्फ के रूप में है। 3% में भी 1/3 भाग जो है क्या बोलते हैं, बर्फ के रूप में है, हिमानी के रूप में है। हिमानी मतलब बर्फ होता है। चलिए, झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेल का आनंद भी लिए होंगे। देखिए, जल में ये केरल में है और यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है। शिकारा नाव वहीं पर है, वहीं पर नाव तैराकी जो घर सा होता है और इसी को बहुत सारे लोग होते हैं और एक दूसरे से क्या होता है, कंपटीशन, मतलब एक दूसरे से होता है। इसे जलीय खेल भी बोल सकते हैं। कश्मीर घाटी में भी, लेकिन नाव प्रतियोगिता केरल वाले में होती है। ये कश्मीर घाटी में शिकारा नाव है, जिस नाव पर ही घर बना होता है और वहाँ पर लोग शिकारा पर घूमने जाते हैं। पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी है। लिया ही होगा। कल्पना कीजिए कि अगर आप नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या आप उतना ही आकर्षित करके जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। अरे भाई नीचे जा। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है। कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर है। भारत में सबसे बड़ी झील है। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं।
अधिकतर झील कैसी होती है? अस्थायी होती है। तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाली झील। यह कुछ ऐसी झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानी एवं बर्फ चादर की क्रिया के फल स्वरूप होता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। सीपट तथा बाररोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय झील में ही इसे लिखिएगा। कौन सा? गोखुर झील का स्पिट तथा बाररोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। हाँ, अंतर्देशीय झील। चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील ये अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय झील में इसे नोट कीजिएगा। ये रहा लोकटक झील। देखिए कितना आकर्षित मतलब लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्य हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमालय में या कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम में पिघलकर भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग रुक गई लगता है। ठीक है, अगले जो भी बचा हुआ हम अगले वीडियो में उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। पूरा देखिएगा क्लास। थैंक यू। शेयर करना ना भूलें।